आई बेट यू डिडंट नो दिस। बार्सिलोना इस सीजन में बहुत गंदा खेला और बार्सिलोना का टाइटल नहीं है। एक सेकंड, ये मैं क्या कहता हूँ, मुझे व्यूज नहीं मिलने वाले। इफ यू नो यू, तो रिवाइंड करते हैं। हे यो गाइस, वेलकम बैक टू माइंड्स ऑफ फुटबॉल। तो इस वीडियो में हम बारसा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे तुम जानते हो, बार्सिलोना जैसा पिछले सीजन खेल रही थी वैसा इस सीजन नहीं खेल रही है। तो कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से बार्सा इस सीजन वैसे नहीं खेल पा रही। सबसे पहला इंजरी। जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ वैसे ही एक के बाद एक इंजरी। जब इंजरीज हुई तो फुल स्क्वाड नहीं था, उसकी वजह से प्लेयर में फटीग और टायर्डनेस आई और जो उनके गेम में दिखी। अब फिर दूसरा मेजर रीजन आता है डिफेंसिव स्ट्रक्चर। जैसा हम डिफेंस पहले करते थे अब वैसा नहीं है एज कम्पेयर टू हाईलाइन। हाईलाइन जितनी हमारी अच्छी पहले खेलती थी उतना अच्छा हाईलाइन काम नहीं कर रही। अब चाहे उसकी वजह हो रोनाल्ड अराउगो का आना और इनिगो का डिपार्चर। दूसरी बात, बारसा का ट्रांजिशन और काउंटर अटैक को डिफेंड करना बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। और चौथी चीज़ जो एक्सप्लॉइट करती हैं ओपोनेंट्स बारसा की गैप्स को, वो ओपोनेंट जो हैं वो बारसा की गैप्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसी में बारसा का गोल आता है। तो अब बात करते हैं बार्सिलोना के पिछले सीजन और इस सीजन में। देखो, डिफेंस में कमजोर हुआ है, कमी आई है, लेकिन अटैकिंग इंटेंट और अटैकिंग डोमिनेंस में भी कमजोरी आई है। जैसे हम पिछले सीजन में 5 6 7 गोल निकालते थे वो चीज़ें अब नहीं हो रही, क्योंकि चांस कन्वर्जन में फ़र्क आया है। पहले हम 10 ऑन 6, 10 ऑन 7, 10 ऑन 5 के गोल्स को निकाल लेते, लेकिन अब 10 ऑन 8, 10 ऑन 9 वाले चांसेस को भी हम मुश्किल से निकाल पाते हैं। और दूसरी बात, हम लोग काउंटर अटैक्स को यूज़ कर ही नहीं पा रहे, ट्रांजिशन को यूज़ नहीं कर पा रहे। पिछले सीज़न उठा के देखना, रफीनिया के गोल, द फेमस बेनफिका कमबैक अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट मैड्रिड और कितने ओपोनेंट्स हैं जिसके खिलाफ हमने काउंटर से गोल निकाले, लेकिन इस सीजन हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ पे हांसी फ्लिक को ज़रूर वर्क करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, डिफेंसिव स्ट्रक्चर। देखो, डिफेंसिव स्ट्रक्चर कमज़ोर हुआ है। इनिगो एक ऐसा प्लेयर था जो हाईलाइन को सबसे ज़्यादा समझता था पूरे बारसा और या फिर कहूँ कि पूरे यूरोप में। तो इनिगो को जाने के बाद रोनाल्ड अराउगो, हाईलाइन कमज़ोर हुई उससे, तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा पिछले सीजन। और दूसरी बात, जब हांसी फ्लिक ने हाईलाइन को इंट्रोड्यूस किया तो कितने मैनेजर थे जो पिछले सीजन हाईलाइन को अडॉप्ट करे हुए थे और खिलाते थे? कोई भी नहीं, मुश्किल से शायद पूरे यूरोप की अगर मैं बात करूं एक या फिर शायद दो। तो अब जो है ओपोनेंट प्रिपेयर, तो वो जानते हैं कि सेकंड मैन रन जो है वो बेस्ट है। सेकंड मैन रन बना के पास डालो एंड देन बूम। तो हांसी फ्लिक को हाईलाइन पे, देखो मैं नहीं कह रहा कि फिलॉसफी इसको छोड़ दो, हाईलाइन को छोड़ दो, नहीं, बारसा की यही फिलॉसफी। बारसा इसी पे खेलेगी, इसी पे जीतेगी और इसी पे ही हारेगी। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है मैच के किस मोमेंट पे बार्सिलोना को हाईलाइन को ड्रॉप करना है, हमें डिफेंड करना है। न्यूकासल वाला याद है अभी का, कितना मैच्योरली गेम को किल किया, कितना मैच्योरली गेम को किल। कुछ उसी तरीके से हमें देखना है कि गेम को हमें कब किल करना है, कब स्लो डाउन करना है। हर वक्त हमें अटैक नहीं करना है, हर वक्त हाईलाइन नहीं किल। अगर हाईलाइन की ज़रूरत नहीं है तो हम हाईलाइन को ड्रॉप करेंगे, बेशक ड्रॉप करेंगे, लेकिन हाईलाइन की फिलॉसफी को ड्रॉप नहीं करेंगे। हाईलाइन को ड्रॉप कर सकते हैं, हाईलाइन की फिलॉसफी को ड्रॉप नहीं किया। हाईलाइन को हमें छोड़ना है या फिर उसी फिलॉसफी पे करना है, ये चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब बात आती है कि ये हाईलाइन की सिचुएशन ये वाली क्लियर किस वजह से हुई? वो है रोनाल्ड अराउगो। तो इनिगो गया, रोनाल्ड अराउगो था जो सेंटर बैक की पोजीशन उसको लेना था, पिछले सीजन इंजर्ड था। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से वो हाईलाइन को अभी तक उतना नहीं समझ पाया है। और दूसरी बात, अंडर प्रेशर रोनाल्ड अराउगो मिस्टेक्स करता है। और रोनाल्ड अराउगो इज नॉट अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर, वो एक नो नॉनसेंस सेंटर बैक है, लाइक वर्गाल वैन डाइक। जैसे वर्गाल वैन डाइक है, सर्जियो रामोस है, वैसे देखो मैं मिला नहीं रहा हूँ, उनका प्ले स्टाइल मैच करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर जो लॉन्ग बॉल भी डाल सके, वैसा चाहिए। इनको समझता था हाईलाइन, लेकिन रोनाल्ड अराउगो नहीं समझता, वो मिस्टेक्स कर जाता है। इम्प्रेशन रोनाल्ड अराउगो का क्या सीन है, काफ़ी डिपार्टमेंट में उसे इम्प्रूव करना है।
रोनाल्ड अराउjo प्रेशर में पोजीशन लूज करता है, गलतियाँ करता है और रिस्की टैकल्स करता है। ही मे नॉट बी द परफेक्ट फिट फॉर द हाई लाइन, जैसा इनीगो खेलता है वैसा अराउjo नहीं। लेकिन हम जब तक एफएफटी की लगी पड़ी है और मार्केट में जब तक हम नहीं जाते, जब तक हम काम अराउjo से चला सकते हैं। अराउjo कैन स्टिल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर बार। तो अब बात करते हैं बारसा की मिडफील्ड के बारे में। डियोंग, पेड्री, ओल्मो एंड फर्मिन। ओल्मो फर्मिन के बीच में नंबर 10 कौन खेलेगा उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डियोंग को, पेड्री को। देखो ये दो प्लेयर है ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लमी यमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, डियोंग, पेड्री अगर ना हो तो बारसा का गेम 100 से 75 और 50% पे रह जाता है। तो डियोंग कहाँ खेल रहा है? डियोंग खेलता है डीप। डियोंग डीप खेलता है और पेड्री की पोजीशनिंग जो है ना, यू कैन नॉट फिक्स पेड्री। पेड्री फ्लोट करता रहता है पिच पे। जहाँ पे एक पोजीशनिंग चाहिए पेड्री की, वो एग्जैक्टली वहीं पे होता है। पेड्री जनरली मैं बताऊँ क्या खेलता है, पेड्री खेलता है एडवांस नंबर 8। वो बिटवीन द लाइन जाएगा, फ्लोट करेगा थ्रू आउट द पिच, और उसकी पोजीशनिंग इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों कह रहा हूँ? जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी पेड्री की, पेड्री डिफेंड आगे कर रहा है, पेड्री चांस बना रहा है, पेड्री अटैक में मदद दे रहा है, तो पेड्री वो हर एक काम करता है जो बारसा को चाहिए। तो पेड्री को तो हम किस चीज़ पे वैल्यू करें? गोल असिस्ट। तो गोल असिस्ट तो फिर अगर तुम्हें फुटबॉल देखने नहीं आता है तो फिर गोल असिस्ट जाओ और देखो। फिर हिगुआयन और मैराडोना को भी मिलाना शुरू कर दो तुम लोग। तो डियोंग अब क्या खेलता है? डियोंग खेलता है डीप। वो डीप लाइन प्लेमेकर की तरह खेलता है। और जो डिफेंसिव ड्यूटी डियोंग की होती है, आउटस्टैंडिंग मैन, आउटस्टैंडिंग। तो बॉल प्रोग्रेशन में मदद करता है और डिफेंसिव ड्यूटीज तो उसकी अच्छी हैं। और वो बिहाइंड द सीन्स, देखो डियोंग को तो तुम पेड्री को एवेल्युएट शायद कर पाओ, लेकिन डियोंग को करने के लिए अगर तुम्हारे पास अच्छी बॉल नॉलेज है तो तुम बता पाओगे कि फ्रेंकी डियोंग वाज गुड इन अ मैच और बैड। तो बता पाओगे तुम, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन करता है। स्क्रीन के आगे पेड्री होगा, फर्मिन होगा, रफीनिया होगा, लेवेंडोस्की, यमान, लेकिन कभी भी तुम्हें डियोंग नहीं दिखेगा। वो स्क्रीन के पीछे जितने भी काम होता है वो सब डियोंग करता है। एंड डिफेंसिव ड्यूटीज, टैकल, इंटरसेप्शन, सारी चीजें। तो बारसा का नंबर 10 असल में है कौन? फर्मिन है या फिर डैनी ओल्मो है? दोनों एक ही पोजीशन खेलते हैं लेकिन प्लेइंग डिफरेंट स्टाइल। फर्मिन एज अ रियल नंबर 10, बट डैनी ओल्मो एक शेडो स्ट्राइकर और सेकेंडरी स्ट्राइकर की तरह खेलता है। पिछले सीजन में फर्मिन ने 18 मैच खेले, ला लीगा के 12 स्टार्ट करे। ओल्मो ने 25 खेले जिसमें से उसने 13 स्टार्ट करे। ओल्मो ने जहाँ पे 10 गोल निकाल के दिए 6 के एक्सजी के साथ, फर्मिन वहां पे 6 गोल निकालता है 5 के एक्सजी। लेकिन अगर हम जाएं डिफेंसिव ड्यूटीज पे, बॉल रिकवरीज और पोजीशन लॉस पे, तो ऑल्मो के ये नंबर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हैं एज कम्पेयर टू फर्मिन। ऑल्मो एवरेज एक मैच में 9 से 10 बार बॉल लूज करता है, जहां फर्मिन 4 से 5 बार। और बॉल रिकवरी भी फर्मिन की ज्यादा अच्छी है। अब तक तुम समझ रहे होगे इन दोनों का प्लेइंग स्टाइल कैसा है। फर्मिन के होने से टीम में एक फिजिकलिटी फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि फर्मिन प्रेसिंग अच्छी करता है। तो फॉरमैन प्रेसिंग अच्छी करता है, उसकी मूवमेंट अच्छे होती हैं, लेट रन्स अच्छे होते हैं और फिजिकलिटी भी फर्मिन के होने से बढ़ जाती है। क्रॉसिंग क्वालिटी फर्मिन की टॉप नॉच है इन बार्सिलोना। बाल्डे और लेवेंडोस्की, माय बैड, बाल्डे और रफीनिया असाइड। और वहीं पे डैनी ओल्मो जो है, डैनी ओल्मो को हम लेवेंडोस्की के पीछे खिला सकते हैं कि वो ड्रॉप डाउन होके डैनी ओल्मो को स्पेस दे कि वो जाके फिनिश करे। वो डिफेंडर्स को होल्ड करेगा और अपने साथ अट्रैक्ट करे। वो काम उस जगह पे हम ओल्मो को खिला सकते हैं। तो इसका कंफ्यूजन क्या आता है? फर्मिन जो है वो हांसी फ्लिक के सिस्टम के हिसाब से बेटर, क्योंकि उसमें प्रेसिंग चाहिए, फिजिकलिटी फर्मिन के पास है, उसमें क्रॉसिंग की एबिलिटी भी है और एक नंबर 10 वाली, रियल नंबर 10 वाली भी उसमें क्वालिटीज हैं। लेकिन जो मैच में आपको गोल्स चाहिए, जिस मैच में आपको इस काइंड ऑफ मार्कर एसेंसियो वाले काम चाहिए और जोसेलू वाले काम चाहिए, वहां पे आप डैनी ओल्मो को रख सकते हैं। मेरा जो प्रेफर्ड नंबर 10 है वो फर्मिन लोपेज होगा, लेकिन नॉट अ स्टार्टर। जिस मैच में हमें फर्मिन की जरूरत है हम उस मैच में फर्मिन के साथ जाएंगे, और जिस मैच में हमें ओल्मो की जरूरत है उस मैच में हम ओल्मो के साथ जाएंगे। तो थी बारसा की टीम की प्रॉब्लम। तो अगले मार्केट में हमें एक सीबी चाहिए, एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए। मैं प्रेफर्ड जिसे करूंगा वो है रोनाल्ड अराउjo की जगह आएगा बस्तोनी, लेकिन गिव पे भी जा सकते हैं।
उससे पहले भाई अगर एफएफपी की ना लगी हो ना, क्योंकि जेवियर तिबास उसको पता है कि बारसा को कब कहाँ से मारना है। तो अगर एफएफपी सही रहता है तो ईदर बस्तोनी ईदर गिल, इन दोनों में से कोई एक बारसा की जर्सी में तुम्हें नेक्स्ट सीजन पक्का देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं अपकमिंग एल क्लासिको की। देखो अपकमिंग एल क्लासिको में बारसा की जो इंजरी फैक्टर है, अब देखते हैं कितने प्लेयर कोप अप कर पाती हैं उस टाइम तक। रियल मैड्रिड अच्छी फॉर्म में है, किलियन एम्बापे इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर बारसा। किलियन एम्बापे इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर बारसा। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि एम्बापे की जो फॉर्म है और बारसा का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, वो चीज बिल्कुल ही इनवर्स है, बिल्कुल इनवर्स है। तो अगर बारसा डिफेंसिव सॉलिडिटी में रहती है और मिडफील्ड को होल्ड करती है तो बारसा ये गेम निकालेगी। लेकिन और अगर कुछ गलतियां इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट में होती हैं तो मैड्रिड श्योरली गोना विन। लेकिन एज अ बारसा फैन मुझे लगता है कि ये रियल मैड्रिड ये वाला एल क्लासिको जीत जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। विस्कल बारसा, विस्कल कतलोनिया। बाय।